हेलो, थर्मोडायनेमिक्स सीरीज़ के इस नए वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। सबसे पहला प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो शुरू करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो भाई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, रिवर्सिबल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि अगर हम लोग फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे उस प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी असर ना पड़े, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, हम एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं। एक हमारा पिस्टन है, सिलेंडर पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे गैस कोई फील्ड है। ये जो गैस है, अभी इस गैस का प्रेशर P1 मानते हैं, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज है हमारा, फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है हमारा, इसको इनिशियल मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करेंगे बहुत धीरे धीरे, इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे इसको कंप्रेस करेंगे। तब हम बहुत धीरे धीरे इस पिस्टन को नीचे की तरफ कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, एकदम हम बिल्कुल इनफाइनाइटली स्लोली इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन रॉड यहाँ पे आ गया, अंदर जो गैस है वो कंप्रेस हो चुकी होगी, कंप्रेस हुई होगी, उसका प्रेशर मान लो बदल के P2 हो गया, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 हो गया। ये इसका फाइनल स्टेट है। हम फाइनल स्टेट तक हम कैसे पहुंचे हैं? तो फाइनल स्टेट तक हम इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे पहुंचे, इनफाइनाइटली स्लोली पहुंचे हुए हैं। तो ये हमारा फाइनल स्टेट आ गया। अब हम दोबारा क्या करेंगे, हम दोबारा फिर से धीरे धीरे इस पिस्टन के रॉड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, लेकिन वो भी इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे। तो ऐसे में जब पिस्टन के रॉड को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, पिस्टन का रॉड कुछ यहाँ पहुँच गया। अब हम दोबारा वही जो हमारा इनिशियल स्टेज यहाँ था, हम इनिशियल स्टेज वाली हाइट तक लेके आए और ऐसे में दोबारा से ये जो सिस्टम के अंदर जो गैस भरी हुई थी, इसका प्रेशर P1, V1 और T1 हो गया। ये हम फिर से कहाँ पहुँच गए? इनिशियल स्टेज पे पहुँच गए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि अगर हम लोग फाइनल से इनिशियल की तरफ प्रोसेस को रिवर्स कर दें, अगर हम लोग फाइनल से इनिशियल की तरफ प्रोसेस को क्या कर दें? रिवर्स कर दें, तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी चेंज ना आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और नहीं भी आया भाई, सिस्टम और सराउंड, इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना था? P1, V1, T1, फिर बदल के कितना हो गया? P2, V2, T2। और दोबारा से जब हमने अपने प्रोसेस को रिवर्स किया, जब हम फाइनल से इनिशियल के पे पहले हमने क्या किया? कंप्रेस किया, फिर हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इनफाइनाइटली स्लोली। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग जब फाइनल से इनिशियल की तरफ दोबारा से प्रोसेस को क्या कर देंगे? रिवर्स कर दें, तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी चेंज ना आए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो अगर इसका ग्राफ बनाए, इसको मिटाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? हम PV ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। तो पहले भाई प्रेशर हमने माना था P1 और वॉल्यूम था हमारा V1। फिर हमने इसको क्या किया, ये इनिशियल स्टेट है यहाँ पे हमारा, ये इनिशियल। फिर हमने क्या किया था, हमने इसको कंप्रेस किया। और कंप्रेस कैसे किया? बहुत धीरे धीरे किया। तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज हुआ, घटा। मानते हैं कि कुछ इस पाथ को फॉलो करके प्रेशर और P2 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया इसका? V2 हो गया। प्रेशर P2, V2 हो गया। ये हमारा फाइनल स्टेट है। अब हम क्या कर रहे थे, अगर दोबारा इस फाइनल स्टेट से हम 1 से 2 पे आए हैं, ये हमारा 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, हम 1 से 2 पे आए हैं। अगर हम इस 1 से 2 पे इनिशियल से फाइनल पे आए हैं और फाइनल पे आके अगर हम अपने प्रोसेस को रिवर्स कर दें, और प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें और ऐसे में अगर हम फिर से उसी इनिशियल वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी अंतर नहीं आता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग फाइनल से इनिशियल की तरफ अगर अपने प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं और सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो काम हो रहा है 1 से 2 और 2 से 1 पे जो हम लोग जा रहे हैं, यानी कि जब प्रोसेस को जब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइटली स्लोली, ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, वेरी स्लोली हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को कहीं कहीं किताबों में क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बात यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे हो क्या है, समझे ध्यान से। तो
2 से लेके 1 तक जाने में सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी अंतर नहीं है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। 2 से लेके 1 पे जब हम जा रहे हैं तो पहले जितना 1 से 2 पे आए तो P2 V2 हो गया प्रेशर, और P1 V1 से P2 V2 हो गया, और 2 से जब दोबारा 1 पे जा रहे हैं तो P2 V2 से फिर कितना हो गया, P1 V1 हो गया, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा अगर हम सच में देखें, क्या वास्तव में ये पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 1 से 2 पे आ रहे हैं और 2 से 1 पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी खत्म होगी, कंज्यूम होगी, यूज्ड होगी। तो ऐसे में क्या, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस आइडियल है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। ऐसा प्रोसेस जो है रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ये आइडियल पॉसिबल प्रोसेस है, इसको हाइपोथेटिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं हम लोग। रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, आइडियल प्रोसेस, हाइपोथेटिकल प्रोसेस, बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट फाउंड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई 1 से 2 या 2 से 1 तक आने में हीट का कोई भी, एनर्जी का कोई भी लॉस ना हो, प्रेशर ना घटा हो, बढ़ा हो, सेम रहेगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस था। अच्छा, दूसरा समझते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल रिवर्सिबल का बिल्कुल अपोजिट है। रिवर्सिबल में क्या था कि अगर हम लोग फाइनल से इनिशियल पॉइंट पे दोबारा पहुंच रहे हैं, अगर हम लोग सिस्टम के फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे दोबारा पहुंच रहे हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी अगर चेंज नहीं आ रहा है तो प्रोसेस कैसा कहला रहा था? वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहला रहा था। इररिवर्सिबल ठीक उसका अपोजिट है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम लोग जब फाइनल से इनिशियल पे जाएंगे तो सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इफ द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू देयर ओरिजिनल स्टेट। एक ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को उसके ओरिजिनल स्टेट पे रिवर्स न कर पाए, एक ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को उसके ओरिजिनल स्टेट पे रिवर्स न कर पाए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इररिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ऐसे मानो यार कि पहाड़ पे है, एक कोई पहाड़ है, माउंटेन है, इस पे गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आपके पास एक कार है, कार से जा रहा, आप कार से गए, यहाँ तक पहुंचे। अब पहले आपने अपहिल मोशन किया, आप ऊपर गए, वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर आप घूमे फिर आप वहां से आगे नीचे आ गए। तो एक बात बताओ, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो तुम्हारा पेट्रोल खर्च हुआ है, तो जब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आते हो, क्या तुमको वो पेट्रोल दोबारा से मिल जाता है? यहाँ से यहाँ तक आने में जो 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हुआ, क्या वो यहाँ से यहाँ तक आने में वो 1 लीटर पेट्रोल दोबारा मिल जाता है? नहीं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इररिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अगर हम लोग फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आते हैं तो हमको वही सेम कंडीशन नहीं मिलेगी, सिस्टम और सराउंडिंग में अप्रिशिएबल चेंजेस आ जाएंगे। अगर ग्राफ बनाए, पीवी ग्राफ बनाए, इसको एक एग्जांपल को मिटा देते हैं। अगर पीवी ग्राफ हम लोग प्लॉट करें यहाँ पे, तो पीवी ग्राफ कुछ कैसा बनेगा? सोचिए कैसा बनेगा पीवी ग्राफ। 1 से 2 पे गए, ये 1 से 2 पे गए, क्या 2 से जब हम लोग रिवर्स आएंगे तो क्या फिर 1 पे पहुंच जाएंगे? नहीं, अब कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए होंगे। अब जब हम 2 से वापस आएंगे तो हम 1 पे एग्जैक्टली 1 पे ना पहुंच के कहीं और पे पहुंचेंगे। तो ये प्रोसेस जो हमारा है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? ये इररिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जब हम लोग फाइनल से इनिशियल पॉइंट तक मूव करें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम अपने सिस्टम को जब फाइनल से इनिशियल पे रिवर्स करते हैं तो ऐसे में सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ ना कुछ अप्रिशिएबल चेंजेस आ जाते हैं। मतलब सिस्टम को हम लोग दोबारा उसी स्टेट में नहीं पहुंचा सकते। अगर हम लोग 2 पे आके दोबारा से अपने प्रोसेस को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो दोबारा से हम इस 1 पे नहीं पहुंचेंगे, 1 पे ना पहुंचे कहीं 1 डैश पे पहुंचेंगे। तो ऐसा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? रिवर्सिबल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग सिस्टम को अगर फाइनल से इनिशियल इस प्रोसेस को रिवर्स करके अगर हम लोग फाइनल से इनिशियल पे पहुंचते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है और इस काम को बहुत धीरे धीरे किया जाता है, इनफाइनाइटली स्लोली किया जाता है। इसीलिए इसका एक और नाम क्या पड़ता है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जिसको कहा जाता है। वहीं इररिवर्सिबल में क्या होता है? इररिवर्सिबल में अगर हम लोग फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पर हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में सिस्टम और सराउंडिंग सेम नहीं रहता है, कुछ ना कुछ अप्रिशिएबल चेंजेस आ जाते हैं। ये तो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल की बात हुई। अब हम आते हैं थर्मोडायनामिक में जो 4 बेसिक प्रोसेस हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। शुरुआत करते हैं आइसोबैरिक से कि भाई आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक आपने बार सुना है, प्रेशर का एक यूनिट होता है बार। तो आइसोबैरिक एक ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि थ्रू आउट द प्रोसेस
आपका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस ये प्रेशर P प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस प्रोसेस में भाई प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक बात है सर। अच्छा, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, PV इक्वल टू nRT, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। यहाँ पे n केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V वेलोसिटी, V वॉल्यूम, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल, N क्या है नंबर ऑफ मोल, R क्या है गैस कांस्टेंट और T क्या है टेम्परेचर। याद रखेंगे, N क्या है नंबर ऑफ मोल, आपको पता होगा ये सब, और R क्या है गैस कांस्टेंट और T क्या है टेम्परेचर, P क्या है प्रेशर, V क्या है वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम। ठीक है, तो हम जानते हैं PV इक्वल टू nRT। अच्छा, मिटा दें इसको, आपको पता है PV इक्वल टू nRT। अब इस PV इक्वल टू nRT में भाई क्या है कि जो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है, इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब एक बात और समझो यार, किसी भी सिस्टम के लिए n नंबर, किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही होगा, n जो क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, r भी क्या है कांस्टेंट है, ये तो गैस कांस्टेंट है, प्रेशर भी क्या है हमारा कांस्टेंट, तो मतलब बदलेगा क्या, बदलेगा हमारा ये वॉल्यूम और क्या बदलेगा ये टेम्परेचर। तो कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, V अपॉन टी इक्वल टू NR अपॉन P। क्या इधर का सब कुछ कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल ये भी कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, P प्रेशर, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर भी क्या है कांस्टेंट है। तो मैं कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं क्या, V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया कि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। ये हमेशा के लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कब के लिए होगा, जब प्रोसेस कैसा हो आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो भाई हर जगह कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, है कि नहीं है भाई। ये V बाई टी रेशियो तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या है कांस्टेंट है। तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप और आपको कहता है ये आपका प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो उस समय आप इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमें पता है PV इक्वल टू V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें एक बात पता चली V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और प्रेशर भी क्या है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक PV ग्राफ ड्रॉ करते हैं। PV ग्राफ ध्यान समझेंगे, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, चारों का ग्राफ है, चारों के ग्राफ को अलग अलग बनाएंगे, फिर लास्ट में सभी ग्राफ को एक ही में समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। PV ग्राफ, अच्छा भाई समझो यार, यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, इस केस में क्या है हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर तो बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बदलेगा। प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा वॉल्यूम बदलेगा। तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे बताइए, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है यार, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है, मतलब कि कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा क्या, जरा बताओ सही बना कि गलत बना, ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं। इस पे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के लिए भी प्रेशर हमने मान लेते हैं यहाँ पे P है, फर्स्ट पॉइंट के लिए भी प्रेशर P है, सेकंड के लिए प्रेशर कितना है P है, लेकिन दोनों के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, बदल रहा है, V1 से कितना हो गया V2 हो गया। तो मतलब कि जो ये हमारा जो आइसोबैरिक प्रोसेस का जो PV कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, है कि नहीं। x एक्सिस क्या है ये, पहले या V एक्सिस के लो, V एक्सिस से क्या है ये पैरेलल है, इसमें हमारा प्रेशर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। तो हमने आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा, क्या क्या सीखा, आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, पहली बात। उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हमने निकाला V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ का वॉल्यूम V1 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है V2 है, टेम्परेचर T1 यहाँ पे क्या है T2 है। अब ये जो कैसा प्रोसेस है हमारा आइसोबैरिक, तो हर जगह प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो चाहे 0.1 हो चाहे 0.2 हो, वहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये ग्राफ, इस ग्राफ को याद रखेंगे। आप चाहें तो उसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको सही लगे आप करें। अगला प्रोसेस चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, भाई आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। इन सारे प्रोसेस के बारे में केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लीजिए, आपने पढ़ा जरूर होगा, आपने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ऐसा पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये सब आया होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है,
वो सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या तो मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। अच्छा देखो वही फिर गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यार एन भी कांस्टेंट होगा, नंबर किसी भी सिस्टम में जितनी गैस रहेंगी नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा, आर गैस कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो सभी कांस्टेंट को उठा के एक साइड फेंक देंगे, वेरिएबल को एक साइड लेके आएंगे, तो हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं पी बाई टी इक्वल टू एन आर अपॉन वी। ये एन आर अपॉन वी में सब कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम ऐसे लिख दें क्या, पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। सही लिखे गलत लिखे, बिल्कुल सही है। प्रेशर मैम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंपल सी बात है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब ये रेशियो हर जगह कांस्टेंट है तो कैसे लिख लो यार, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला बना। फिर से इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी पीवी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्या क्या सीख रहे हैं भाई, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है, P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। मतलब प्रेशर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो थ्रू आउट द प्रोसेस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फटाक से ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई, पीवी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अच्छा पीवी ग्राफ तो कैसे ड्रॉ करें भाई, वॉल्यूम है की बार, पिछले वाले में क्या कांस्टेंट था, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। अब की बार क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब कि प्रेशर तो बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, प्रेशर तो बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाए यार, बताना, ऐसा सही है क्या, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी ना, सीधी कर लें, ठीक है। अच्छा कैसे वो बनेगा, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, तो क्या कुछ ऐसे कर दें, सही है, बताइए बताइए, सही बना कि नहीं बना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब चाहे 1 वाला प्रोसेस हो, इसके लिए भी वॉल्यूम V है और 2 के लिए वॉल्यूम कितना है, V है। अब प्रेशर भले चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे कितना हो गया, P2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम क्या है हमारा, फिक्स है। यानी कि थोड़ा सही से बनाया जाए, कन्फ्यूजन हो रहा है कुछ, सही से बनाते हैं इसको। ऐसे ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन होगा यार, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 और 2 दोनों के लिए प्रेशर तो अलग अलग है, प्रेशर तो दोनों के लिए अलग है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेम है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये इसका कर्व है। इसको आप नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, जो ठीक लगेगा वो कर लें। 2 पढ़ लिया हमने, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। अब हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस अब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये सब भी हैं, तो सिंपल है, तो सिंपल चीज़ों का यूज़ कम मिलता है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हमारा कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक बात, मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जानते हैं हम PV इक्वल टू nRT। अब भाई देखो, N भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। मतलब ये पूरे के पूरे लोग कांस्टेंट हो गया। इसको रिप्लेस कर दें PV इक्वल टू कांस्टेंट से। मतलब कहने का क्या निकला कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV कांस्टेंट होगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको सीख दें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, और उसके साथ साथ पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आप ग्राफ ड्रॉ करिए, इसके लिए पीवी ग्राफ ड्रॉ करके बताइए कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा। पीवी ग्राफ ड्रॉ करें और बताएं कि ग्राफ कैसा बनेगा, बताइए। पीवी ग्राफ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, कैसा ग्राफ बनाया जाए। इसका ग्राफ जो कुछ बनता है, ये कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। सही से बनाते हैं एक बार,
ऐसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ देख लो अच्छे से यार, ग्राफ देख लें कैसा ग्राफ बन रहा है। ये 1 से लेके 2 पे, ये पीवी ग्राफ किसके लिए है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ग्राफ देख लेंगे, बाद में झगड़ा मत करिएगा सर कैसे बना दिया, क्योंकि एडियाबैटिक हम बनाएंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा। थोड़ा ग्राफ को ध्यान समझ लीजिएगा, ऐसे ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बना हुआ है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि टेम्परेचर क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। साथ में और हमने क्या जाना कि प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सॉरी रेशियो नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हर एक पॉइंट पे, इस कर्व के हर एक पॉइंट पे क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अच्छा सर, तो इतनी बात तो पढ़ ली है, इसको मिटाते हैं। आप नोट करें, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, चौथे वाले प्रोसेस पे आते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्या है सर? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी तक हम पढ़े कि भाई आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, दूसरा पढ़े हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अभी जस्ट पढ़े आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? बताइए क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। समझ रहे हैं? पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नो हीट एक्सचेंज, पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान जब सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जैसे चेंज होता है वो वैसे चेंज होगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भाई ये चेंज करेगा, लेकिन फिर भी सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। पूरे नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं बदलेगा। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जैसे बदल रहा था वो वैसे बदलेगा, लेकिन कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग रिलेशन देखते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आता है भाई? PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है? प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन किसके लिए है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। गामा क्या है यहाँ पे? गामा जो है यहाँ पे, ये गामा है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे जो गामा होता है ये रेशियो होता है CP अपॉन CV का। इट इज द रेशियो ऑफ CP अपॉन CV। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा जो हमारा होता है CP अपॉन CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV रिलेशन क्या मिला? PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। उसको ऐसे लिखते हैं क्या? P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। ये पहला मिला। ये हमारा क्या है? हमारा ये PV रिलेशन है। दूसरा हम लिखते हैं TV रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। ये हमने सबसे पहला लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ये प्रेशर, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये क्या है? ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ये होता है TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप पूछेंगे सर ये सब कहाँ से आ जा रहा है ना, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आएगा? तो यार इसको रटना पड़ेगा। अभी रट लो, इसको मेमोराइज कर लेंगे, आप याद कर लीजिए। अभी इसका भी डेरिवेशन है, इसका प्रॉपर बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन अभी आपके 11th लेवल तक, आपके सिलेबस तक इसका कोई यूज नहीं है। हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ये कैसे आ रहा है इस पर वीडियो हम प्लेलिस्ट के खत्म होने के बाद हम दोबारा से इस पर वीडियो बना देंगे। अभी के लिए आप याद रख लीजिएगा कि जो PV रिलेशन क्या होता है? PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा वहाँ पे क्या है? CP और CV का रेशियो है। और TV रिलेशन क्या होता है? TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो अच्छा, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 2, सॉरी गामा माइनस 1। तो ये हमने PV रिलेशन पढ़ा, TV रिलेशन पढ़ा। अभी कुछ बच गया क्या? PT बच गया ना, PT रिलेशन, P एंड T रिलेशन। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। PT रिलेशन क्या बनेगा? तो PT बनता है P
1 माइनस गामा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P1 माइनस गामा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कैसे लिख सकते हैं? P1 1 माइनस गामा T1 इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2। ये सारे रिलेशन हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो ये सब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस में ही यूज़ कर सकते हैं। इन सभी रिलेशन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस में ही यूज़ करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है भाई? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। और उसके बाद फिर क्या है? हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करेगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग में। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी रिलेशन क्या होता है? पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे गामा क्या है? सीपी बाई सीवी है। टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है? टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और पीटी रिलेशन क्या है? पी 1 माइनस गामा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होगी। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको मिटाएंगे हम। आप जल्दी से बना लीजिए इसको, हम इसको मिटाते हैं फिर। अच्छा, इसको मिटाते हैं भाई। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये एडियाबैटिक हो गया। उससे पहले जरा हम आइसोथर्मल के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कुछ समझाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि समझना बहुत ज़रूरी है। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, हम सबसे पहले क्या करेंगे? एडियाबैटिक और मतलब हम तो आइसोथर्मल के लिए ग्राफ जानते हैं। पीवी ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है पीवी ग्राफ। अभी जस्ट हमने यहीं पे बनाया था, ये पीवी ग्राफ बनाया था हमने किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। अब हम क्या करते हैं? ये स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है, ऐसा कर्व है। अब हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन लग रहा है क्या? अब सही कर देते हैं, अब तो नहीं लग रहा, ठीक है। ये हमने आइसोथर्मल के लिए ग्राफ बनाया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एडियाबैटिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पीवी ग्राफ एडियाबैटिक के लिए। ध्यान से देखेंगे, पीवी ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो देखो, 1 2, क्या दोनों ग्राफ में कुछ अंतर लग रहा है? कर्व है, ये भी कर्व है, क्या दोनों ग्राफ में कुछ अंतर लग रहा है? बिल्कुल अंतर है। ये ग्राफ ज़्यादा स्टीप है, ये ग्राफ कम स्टीप है, मतलब कि एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा है और आइसोथर्मल का स्लोप कम है। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो स्लोप, भाई स्लोप को पता करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि ऐसा करते हैं कि स्लोप को पता करने का एक कन्वेंशन है, सिंपल सा कन्वेंशन है, उसको याद कर लो, ठीक है। ये कन्वेंशन काम कर जाएगा, हर जगह काम कर जाएगा, बड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा, लेकिन हमारे आपके बीच की बात है, हमारे आपके बीच में रहे, किसी और को बताएंगे तो वो हंसेगा। कैसे? आप एज्यूम करिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एज्यूम कर लीजिए कि आप, ये हमारे आपके बीच की बात है, ये कोई कन्वेंशन नहीं, किसी किताब में लिखा तरीका नहीं है, लेकिन इससे बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व हो जाता है आराम से। हम आपको दिखाएंगे करके इन्हीं वीडियोज़ में। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बैठ के होता है ना वो शूट वाला जो झूला होता है, इस पर सरकते हैं, इस पर सरक रहे हैं। तो एक बार बताओ, कहाँ से जल्दी से सरकोगे तुम? जब सरकोगे यहाँ पे बैठ के सरकोगे तो दोनों में से किस केस में फट से पहुँचोगे? सीधी सी बात है कि यार ये ज़्यादा खड़ी है, बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल स्टीप है, तो यहाँ पे फटाक से सड़क के नीचे पहुँचेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो जहाँ पे आप सड़क के फट से पहुँच जाएं उसका स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जहाँ पे टाइम लगेगा स्लोप क्या होगा? कम होगा। यानी कि ये ज़्यादा स्टीप है, इसका स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा कर्वेचर में है तो इसका स्लोप क्या होगा? कम होगा। मतलब कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का जो कर्व है ये एक जैसा दिखता तो जरूर है, लेकिन एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा? ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू आइसोथर्मल। लिख देते हैं हम यहाँ पे ऐसे, slope of adiabatic is greater than slope of isothermal। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों? कि सर ऐसा क्यों होता है कि एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है तो आइसोथर्मल के कंपैरिजन में? तो आप इसको पता लगाने की कोशिश करिए, आप इस बात को पता लगाने की कोशिश करिएगा कि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल ज़्यादा क्यों होता है। और अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसी बनाएंगे कि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा क्यों होता है। हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो, उसके ठीक इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा हम बनाएंगे। अच्छा, जाने से पहले हम चारों के चारों प्रोसेस को एक बार एक साथ समअप करते हैं। चारों प्रोसेस हम क्या करेंगे? एक साथ समअप करते हैं।
पीवी ग्राफ 4 प्रोसेस हमने पढ़ा था। सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोकोरिक क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, एडियाबैटिक, उसमें क्या होगा, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसके साथ साथ हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जैसे चेंज करता है वो वैसे ही चेंज करेगा, लेकिन कोई भी वहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा, इन चारों प्रोसेस को मिला के हम एक पीवी ग्राफ बनाते हैं। पीवी ग्राफ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा था। तो आइसोबैरिक में हम क्या सीखे थे, क्या कांस्टेंट होता है भाई, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो हमारा होता है उसमें क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो देखो देखेंगे कैसे बनाएंगे, बोलो भाई ये 1 है ये 2 है, क्या दोनों के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आइसोबैरिक का ग्राफ हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। बहुत बढ़िया, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये सीधी लाइन बना दें, सीधी नहीं बनी है, यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया। ये किसका कर्व है हमारा, नाम कर देते हैं, ये 1 से 2 ये किसका कर्व है हमारा, ये हमारा है आइसोबैरिक का कर्व। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा हमारा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। ये किसका कर्व है हमारा, आइसोकोरिक का। मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक बात है। प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब ऐसे लिख दें क्या, P1 इक्वल टू P2, सही भी बात है, प्रेशर कांस्टेंट तो P1 इक्वल टू P2। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो V1 इक्वल टू V2। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा, बताइए क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का कर्व कैसे ड्रॉ होता है भाई, सीधी लाइन बन जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना थोड़ा सा इसको। हमने कुछ ऐसा कर्व पढ़ा था आइसोथर्मल का, ये आइसोथर्मल कर्व कुछ ऐसा था, एकदम स्ट्रेट बन गया, क्या गड़बड़ हो गया, स्ट्रेट नहीं है यार, ये कर्व है, लगना चाहिए ना कर्व बन रहा है। ये तो कहेंगे सर आप ही गलत पढ़ा दिए, ठीक है। ये क्या है हमारा आइसोथर्मल का कर्व। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 1 से 2 पे तुम आए हो तो T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2। चौथा क्या पढ़े हम लोग, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक में क्या है भाई, सेम कर्व होता है लेकिन स्लोप क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टीप होगा वो, इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्टीप होगा। 1 से 2 पे। ये कौन सा प्रोसेस हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या इक्वल होगा भाई, देखो इसके लिए P कांस्टेंट है आइसोबैरिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए V कांस्टेंट है, आइसोथर्मल के लिए T कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक में क्या होगा, तो एडियाबैटिक में क्या होता है, एक टर्म होता है, आपने अभी नहीं पढ़ा है, इंट्रॉपी, एक टर्म होता है इंट्रॉपी। तो इसके लिए क्या होता है, S1 इक्वल टू S2। इस प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इंट्रॉपी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी के लिए ध्यान रखिएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंट्रॉपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा एक कंबाइंड ग्राफ है। 1 से 2 ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, ये आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक में क्या होगा हमारा, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये आइसोबैरिक है। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, हमारा आइसोकोरिक है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये क्या है हमारा, आइसो थर्मल प्रोसेस है। और ये क्या हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये चारों प्रोसेस था। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो भी हमने आपको यहाँ पे बताया है, कि जो स्लोप को हम से डिनोट करते हैं ना, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये क्यों होता है, अगले वीडियो में हम आपको ये